नमस्ते, सीधा वत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। हैदराबाद की स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। दरअसल अभी तक भारत इस तरीके के रोबोट्स को अमेरिका और स्विट्जरलैंड से आयात करता रहा है। दरअसल स्वदेशी रोबोट और एक्सोस्केलेटन को डीआरडीओ लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी के सहयोग से विकसित किया गया है। स्वयं रोबोटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि ये 4 पैर वाला रोबोट है जो कि ऊबड़ खाबड़े इलाकों में चल सकता है और दौड़ सकता है। जहां लेह में सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थिति में नेविगेट करना पड़ता है, ऐसे में इन रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये जो रोबोट है वो आतंकवादी गतिविधियों और अन्य सुरक्षा स्थानों की पहचान करके देश के किसी भी हिस्से में निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा ये फोटो कैप्चर करने में भी उपयोगी है। आपको बता दें कि ये रोबोट 25 किलो का पेलोड ले जा सकता है और सैनिकों के साथ चल सकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इन रोबोट का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सोस्केलेटन सूट है, ये सैनिकों का अतिरिक्त भार उठा सकता है और इसे पहनने के बाद सैनिक आसानी से 25 किलोग्राम का भार ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों विंग कमांडर अभिनव शर्मा को पिछले साल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंट की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के खिलाफ मामला दायर किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी बर्खास्तगी गलत थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों विंग कमांडर अभिनव शर्मा और 3 अन्य इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को 8 महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें कि अभिनव शर्मा और बाकियों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि वे मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर पर लोड की गई सभी मिसाइलों के कॉम्बैक्ट कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करने में विफल रहने के जिम्मेदार थे और इस प्रकार से ये कॉम्बैक्ट एसओपी का उल्लंघन था। वहीं अभिनव शर्मा ने दावा किया है कि घटना के समय उन्हें स्क्वाड्रन में एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे केवल रखरखाव के कर्तव्यों के लिए पेशेवर और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या विंग कमांडर अपनी बात रखने के लिए हाईकोर्ट गए हैं? क्या उनकी बर्खास्तगी सही थी या गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। इसने हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया और इसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और मिशन के सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। दरअसल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल में डुअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सहित कई नई टेक्नोलॉजी शामिल है और ये डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर का इस्तेमाल करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका और भारत दोनों के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों ही देश एक साथ मिलकर M777 तोप को तैयार करने की दिशा में सोच रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। दरअसल भारत और अमेरिका उन सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं जिसके जरिए लंबी रेंज और ज्यादा बड़े बैरल वाली M777 155 mm तोप को तैयार किया जा सके। फिलहाल यूके की सेना इस तोप का ट्रायल कर रही है। इसकी अधिकतम रेंज 24.7 किलोमीटर है। बिना किसी सहायता से ये तोप 2 राउंड में 24 किलोमीटर से ज्यादा फायर कर सकती है। भारत में इस तोप को BAE सिस्टम की तरफ से बनाया जाएगा। BAE सिस्टम की तरफ से कहा गया है कि इस दिशा में बातचीत जारी है और दोनों ही पक्ष इसके फायदों और नुकसान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। M777 तोप काफी हल्की है और इसे भारतीय सेना के लिए सबसे कारगर माना जाता है और ये तोप युद्ध की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देती है और इसीलिए इसे किलर तोप कहा जाता है। भारत ने साल 2022 में इस तोप को चीन से लगे उत्तरी सीमा पर तैनात किया था और चाइना की तरफ से इसके लिए आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा है कि इंडियन नेवी इस बात पर विचार कर रही है कि देश में स्थानीय स्तर पर मरीन इंजन को तैयार किया जा सके जिन्हें कि वॉरशिप्स और इससे संबंधित जो अन्य शिप्स हैं उन पर लगाया जाएगा और ये वर्तमान में आयातित डीजल इंजन की जगह लेंगे। दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर की फर्म जैसे कि किर्लोस्कर और टाटा पावर्स भारतीय नौसेना के साथ मिलकर डीजल मरीन इंजन को भारत में बनाने के लिए काम कर रहे हैं और पहला इंजन 4 सालों में तैयार हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि INS सिंधु कीर्ति के नॉर्मल रिफिट
कार्यक्रम के लिए है। इसकी अनुमानित लागत 934 करोड़ रुपए होगी। आपको बता दें कि आयना सिंधु कीर्ति तीसरी किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसका रिफिट हो जाने के बाद ये कॉम्बैक्ट वर्दी हो जाएगी और भारतीय सबमरीन की फ्लीट में शामिल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ फिलीपीन मरीन कोर 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज को लेने के लिए तैयार है, ऐसे में अब फिलीपींस की नौसेना विचार कर रही है कि वो अब अपने जोसी रिजाल क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं उन पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शिप लॉन्च वेरिएंट को इनमें फिट करेगी, जो कि दुश्मन के खिलाफ फिलीपींस की नौसेना को एक बड़ी बढ़त देंगे। दरअसल फिलीपींस की नौसेना की जो जोस रिजाल क्लास की फ्रिगेट्स हैं, इसका जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो 2600 टन का है और ये 4 ब्रह्मोस मिसाइल्स को ले जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम की खरीद के लिए, जिसे कि हाइपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। दरअसल ये जो इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम है वो आर्मर्ड व्हीकल्स की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ा देगा, जिसके तहत ये अपने मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को खुद से ही बैलेंस कर लेगा आसपास के टेरेन को ध्यान में रखते हुए, और ये दुश्मनों के सेंसर्स और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम को हरा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा ये आर्मर्ड व्हीकल के आंतरिक तापमान यानी कि इंटरनल टेम्परेचर को भी कम करेगा, जिससे कि आर्म व्हीकल के जो क्रू मेंबर्स हैं और आर्म व्हीकल के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनका इंड्योरेंस टाइम बढ़ जाएगा, और साथ ही ये एक लाइट वेट सॉल्यूशन भी होगा और ये किसी भी तरीके से वाहन की मूवमेंट और उसके फंक्शन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लगातार भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम देरी का सामना कर रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना अब जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को अप्रोच करने वाली है 3 और कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए, जिन्हें कि मजगांव शिप बिल्डर फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के तहत भारत में तैयार करेगा। 3 पनडुब्बियों में डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को भी लगाया जाएगा, और जो मौजूदा 6 कलवरी क्लास की सबमरीन है उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम भी लगेगा जब इनका मिड लाइफ रिफिट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा खरीदे जाने वाले 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए जो बिड्स थी उन्हें अब बंद कर दिया गया है, और जो भी वेंडर्स इस प्रोग्राम के लिए इच्छुक थे उन्हें 1 मार्च 2023 तक अपनी बिड्स जमा करानी थी। दरअसल दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पहले ही FICV प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर चुका है और प्रोटोटाइप के ट्रायल 36 महीनों के अंदर होंगे। इसके अलावा L1 और L2 वेंडर को 60 और 40 यूनिट का स्प्लिट ऑर्डर मिलेगा इन 1750 यूनिट्स को बनाने के लिए। जो लोकल फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी बिड्स जमा की है वो भी फॉरेन वेंडर के साथ पार्टनरशिप के तहत, उन्हें भी परमिशन लेनी होगी अगर इसके डिज़ाइन में किसी भी तरीके का परिवर्तन किया जाता है या फिर डिज़ाइन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कोई बदलाव किया जाता है तो। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका अब चाइना को ध्यान में रखते हुए अपने रक्षा बजट को बड़ा करने वाला है और अमेरिका का रक्षा बजट अब $1 खरब तक होगा। दरअसल कई दशकों के बाद अमेरिका के रक्षा बजट में होने वाली इस बढ़ोतरी के पीछे चीन एक बड़ी वजह है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो दशकों के बाद अमेरिका को चीन की तरफ से खतरा महसूस हुआ है। ऐसे में डिफेंस बजट को बढ़ाना अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है। अमेरिका अब अपनी सेवाओं पर करीबन $1 खरब खर्च करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कांग्रेस के पास $882 बिलियन वाले रक्षा बजट के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। दोस्तों, इराक और अफगानिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका का रक्षा बजट इस आंकड़े तक पहुंचा है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग में अमेरिकी रक्षा कंपनियों की खामियां खुलकर भी सामने आई हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चीन की तरफ से अगर उसे कोई खतरा हुआ तो उसे नुकसान हो। चीन की तरफ से अंतरिक्ष से भी अब अमेरिका को चुनौती मिलने लगी है। अंतरिक्ष में चीन के हाइपरसोनिक क्षमताओं में भी काफी इजाफा हो रहा है। अमेरिका के इस रक्षा बजट में इस बार गोला बारूद के उत्पादन को तेज करने की प्राथमिकता भी दी गई है। दरअसल इस बजट का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि चीन की आक्रामकता और उसके खतरों का कोई असर ना पड़े। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ताइवान से आ रही है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ताइवान के नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया छोटे आकार का कामिकेज ड्रोन विकसित किया है, जो कि US निर्मित स्विच ब्लेड के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए ड्रोन को एक बैकपैक में ले जाया जा सकता है और ये अपने लक्ष्य में दुर्घटनाग्रस्त होकर उस पर वॉरहेड विस्फोट कर सकता है। दोस्तों, स्विचेबल ब्लेड की तरह ताइवान निर्मित UAV में भी पंख होंगे और ये लॉन्च ट्यूब से बाहर निकलेंगे। इस हथियार को ऑपरेटर के द्वारा रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है और यदि लक्ष्य गायब हो जाता है या फिर भीड़ भरे वाले स्थान पर चला जाता है तो भी ये उसे नष्ट कर देगा। इस ड्रोन को एक ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये 10 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है।
ड्रैगन जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपनी दादागिरी को दिखा रहा है। ऐसे में एक करारा जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। आपको बता दें कि इन तीनों देशों ने मिलकर ऑकस ग्रुप तैयार कर रखा है और इस ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से 8 पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया अगले 3 दशक में 368 अरब रुपए खर्च करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऐलान किया है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सभी पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया के एडोलेड में तैयार की जाएंगी। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां ऐसा देश बन जाएगा जो परमाणु पनडुब्बियां संचालित करेगा। दरअसल 2021 में ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने तय कर लिया था कि चाइना को सबक सिखाना है और इसके बाद से ही परमाणु पनडुब्बी की डील को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। ये डील ऐसे समय पर शुरू हुई है जब चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑकस समझौते को रक्षा क्षमता के इतिहास में सबसे बड़ा कदम करार दिया है। ऑकस के ऐलान से चाइना बुरी तरीके से भड़का हुआ है। चाइना ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस परमाणु पनडुब्बी डील का पूरी तरीके से विरोध करता रहेगा। चीन ने यह तक भी कह दिया कि ऑकस में शामिल ये तीनों ही देश शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में और ज्यादा तनाव और खतरा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया है कि उनकी पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से जरूर चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमाणु बम लेकर मिशन पर निकलेगी। सबमरीन या तो डीजल इलेक्ट्रिक हो या फिर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, इनसे परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि पहले ही अमेरिका इस बात को साफ कर चुका है कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी में कोई परमाणु बम नहीं लगा होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत भूटान सेट के लिए थिम्पू में ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस ग्राउंड स्टेशन को भारत ने तैयार किया था और अब ये जो ग्राउंड स्टेशन है वो भारत भूटान सेट यानी कि INS-2B सैटेलाइट से डेटा प्राप्त कर सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस ग्राउंड स्टेशन को बनाने के साथ साथ यहाँ प्रशिक्षण भी दिया था। INS-2B यानी कि इंडिया भूटान सेट भूटान के लिए इसरो का दूसरा नैनो सैटेलाइट था, जिसमें 2 पेलोड थे। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।